MSc चैनल में आप सभी व्यूवर्स का वेलकम है। सोशल साइंस 9th क्लास, इंडिया एंड कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, इंडिया एंड कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड, टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9 का ये चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। इसका 3 वीडियो इसका जा चुका है। पहला वीडियो जो गया था वो फ्रेंच सोसाइटी कितने पार्ट में बटी हुई थी और फ्रेंच सोसाइटी उस वक्त कैसी थी, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उस पर था। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के नतीजे में ये हुआ कि वहाँ आउटब्रेक हो गया, रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हो गया। मतलब रिवॉल्यूशन वहाँ फूट पड़ा, इनकलाब का एक बिगुल बज गया। तो दूसरे और तीसरे एपिसोड में हमने आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में बताया कि राजा जब वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, जब सरकार का खजाना एकदम खाली हो गया, तो बेस्टाइल जो वहाँ का राजमहल था उसका अच्छा खासा खर्च पूरे मुल्क को चलाने के लिए, सिक्योरिटी पर खर्च, ये सारा जो खर्च है वो खर्च सरकार के लिए मेंटेन करना मुश्किल हो गया। तो सरकार ने ये सोचा कि टैक्स को जनता पर क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो उस वक्त जो टैक्स लगते थे, फ्रेंच की सोसाइटी 3 पार्ट में बटी हुई थी। ठीक, एक पार्ट जो था वो कलर्जी का था। पहला पार्ट सबसे ऊपर क्या था, कलर्जी में जो चर्च के लोग होते थे, वो होते थे जो धार्मिक लोग होते थे, जो चर्च के लोग होते थे। दूसरे में नोबिलिटी आते थे, जो नोबल पर्सन होते थे, बड़े लोग होते थे, जो सरकार में जिनका दखल रहता था, जो सरकारी लोग होते थे, ठीक ना, वो नोबिलिटी में आते थे। उसके बाद जो तीसरा तबका था, तीसरा स्टेट का, फ्रेंच सोसाइटी का जो तीसरा स्टेट था, वो थर्ड स्टेट, वो कलाकारों का था, व्यापारियों का था। और इसमें भी 3 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी वो थी जो प्रॉस्पेरस थी, जिनके पास जो बिजनेस करते थे, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, सामान बनाते थे, जो फैक्ट्री जिनके पास थी, उनके पास पैसा क्या था, ज़्यादा था। ठीक, वो टैक्स देते थे, वो थर्ड ही में आते थे। थर्ड में जो दूसरे थे, वो उनके पास कुछ ज़मीनें थीं, वो अपना खेती बाड़ी करते थे। और तीसरा जो था वो लैंडलेस, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, वो लेबर का तबका था, वो हैंड टू माउथ वाला मामला था। रोज़ कुआं खोदते थे, रोज़ पानी पीते थे, मतलब रोज़ कमाते थे तो रोज़ खाते थे। मगर ये थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, चर्च और कलर्जी, और फर्स्ट स्टेट कलर्जी और नोबिलिटी, ये टैक्स नहीं देते थे सरकार को, ये थर्ड स्टेट टैक्स देते थे। तो फ्रांस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है एकदम काफ़ी जो है डाउन हो गई, सरकारी खजाना एकदम खाली हो गया, रुपये के मोहताज हो गए। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस होने में एक वजह और थी कि फ्रांस अमेरिका का दोस्त था, और फ्रांस की दुश्मनी किससे थी, ब्रिटेन से, और अमेरिका की भी दुश्मनी ब्रिटेन से थी, फ्रांस की भी दुश्मनी ब्रिटेन से थी। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो फ्रांस अमेरिका का क्या था, दोस्त था। तो फ्रांस की 13 कॉलोनियाँ, अमेरिका की 13 कॉलोनियाँ जो ब्रिटेन के कब्जे में थी, उनको आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया अपने खजाने से। तो उससे भी अच्छा खासा जो है उसका पैसा, जो उसकी इकनॉमिक पोजीशन थी, ठीक ना, वो इकनॉमिक पोजीशन उसकी लड़खड़ा गई। तो ऐसे में उसने क्या किया, 10% टैक्स लगाया। मगर जब 10% इसने टैक्स लगाया, तो ये पुराना रूल था कि टैक्स राजा खुद नहीं लगा सकता है, उसके लिए एक स्टेट असेंबली की मीटिंग, ठीक ना। तो स्टेट असेंबली में कितने लोग होते थे, जब स्टेट असेंबली की मीटिंग होती थी, तो उसमें जो ऊपर वाले जो होते थे, जिनको हम क्या कहते थे, कलर्जी, ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेट के लोग, फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर होते थे उस असेंबली में,
ठीक। और सेकेंड स्टेज के ये भी 300 होते थे। और थर्ड स्टेट के जो होते थे कितने होते थे, 600 मेंबर होते थे। ये मिल करके क्या बनी थी, एक असेंबली बनी थी। बात समझे, ये असेंबली बनी थी, तो ये स्टेट असेंबली थी। ठीक। तो जो ये असेंबली जो बनी, इससे मिल करके इसमें 600 थर्ड स्टेट। अब टैक्स कौन पे करता था, टैक्स जो है ये नहीं पे करते थे, ये दो नो टैक्स, सिर्फ टैक्स जो है खाली यही पे करते थे ये। ठीक। तो जो 10% राजा जो टैक्स बढ़ाने की बात किया, तो इन्हीं के ऊपर टैक्स लगेगा, मगर राजा अपने से नहीं बढ़ा सकता है, इनकी मीटिंग करेगा। इनकी मीटिंग करने के बाद जब वो पास हो जाएगा तब राजा टैक्स बढ़ाएगा। तो इनको तो पुराना ये नियम था कि एक वोट जो है फर्स्ट स्टेट का होता था, एक वोट सेकेंड स्टेट का और एक वोट थर्ड, कुल 3 वोट थे। ये सब मिल करके एक वोट माना जाएगा, ये सब मिल करके एक वोट, ये सब मिल करके एक वोट, 3 वोट। तो अब तुम ये बताओ कि इन दोनों के ऊपर तो टैक्स बढ़ नहीं रहा था, ये तो टैक्स दे नहीं रहे थे, टैक्स इन्हीं को दे रहे थे। अगर इनका एक ही वोट है और ये दोनों सरकार के पक्ष में अगर वोट दे दें टैक्स बढ़ाने के लिए, तो टैक्स बढ़ जाएगा। तो इन लोगों ने, जो ये थर्ड स्टेट के जो लोग थे, असेंबली में जा करके उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है कि जितने मेंबर हैं उतना वोट होगा। हमारे पास 600 मेंबर है तो 600 वोट होगा, सेकेंड स्टेट के पास 300 मेंबर 300 वोट, इनके पास 300, तो कुल 1200 वोट होगा, हर मेंबर वोट देगा। ठीक। तो अब चूंकि उसमें ये भारी पड़ेंगे, इनका 600 है तो ये जीत जाएंगे। तो राजा ने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया, कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो जब राजा ने प्रपोजल ठुकरा दिया तो थर्ड स्टेट के जितने 600 मेंबर के गए थे वो सब जो है वोटिंग का क्या कर दिए, बहिष्कार कर दिए। और बहिष्कार करने के बाद आ गए अपने घर। फिर घर आने के बाद फिर बाद में कुछ दिन के बाद ये सारे लोग वहाँ टेनिस हॉल में इकट्ठा हुए। टेनिस हॉल में इकट्ठा होने के बाद अपने आप को क्या घोषित कर दिए, टेनिस हॉल में ये सब इकट्ठा हुए थर्ड स्टेट के लोग, और थर्ड स्टेट के लोग टेनिस हॉल में इकट्ठा होकर के अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिए कि हमारी ये असेंबली नेशनल असेंबली रहेगी और फ्रांस का नेतृत्व, फ्रांस का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। ठीक। और फिर उसके बाद वो नेशनल असेंबली अपने आप को टेनिस हॉल में जो है इकट्ठा होकर के घोषित करने के बाद एक फ्रांस के लिए एक कानून, एक संविधान, एक कानून, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गए लोग। ठीक। कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लुई 16 से राजा से उस पर दस्तखत करवाएंगे और राजा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या होगा, चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। भारत का संविधान है ना, नहीं है? तो हर मुल्क किससे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि क्या जो है सरकार के अधिकार है, क्या राजा का अधिकार है, किसका, प्रजा का कौन अधिकार होता है, फिर वोट देने वाले का क्या अधिकार है, इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो ये सारे लोग टेनिस हॉल में इकट्ठा होकर के कानून बनाने, संविधान बनाने में जो है लग गए। और इधर जो है खाने के जो है लाले पड़ गए, ब्रेड की शॉर्टेज हो गई। ठीक ना। कुछ ब्रेड की शॉर्टेज इसलिए हुई कि बारिश कम होने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से और ओले पड़ने की वजह से फसलें सब जो है तबाह हो गई। ठीक। तो जब फूड ग्रेन्स जब नहीं पैदा हो रहा था, गेहूँ, धान, ये सारी चीज़ें, तो ब्रेड की कीमत बढ़ गई। ब्रेड उन लोगों का मेन भोजन था, मेन फूड था। तो ब्रेड का जब कीमत जब इंक्रीज कर गई तो फिर क्या हुआ, रेट काफ़ी बढ़ गया। जब रेट काफ़ी जो बढ़ गया तो ये औरतें जो थीं, वो औरतें जा करके क्या करें, दुकानों पे जो लाइन में लगी थी वो धावा बोल दी। धावा बोलने के बाद लूटपाट शुरू हो गई। राजा ने फिर जो फौज भेजा कंट्रोल करने के लिए। तो जब राजा ने फौज भेजा तो इन लोगों ने भी अपनी एक फौज जो है तैयार कर लिया लड़ने के लिए। ठीक। इन लोगों ने राजा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ठीक ना, राजा अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव को जैसे टैक्स लेने के लिए हर एरिया में उनके मैनर होते थे, आदमी होते थे,
जो हर एरिया का टैक्स लेकर के राजा को देते थे। तो ये जो आम पब्लिक थी थर्ड स्टेट की, ये उनके घरों पर हमला कर दी, उनकी जो फसील थी, दीवारें तोड़ कर दीवारें घरों पर जो है हमला कर दी। उसके बाद इनके पास जो इनका रजिस्टर था जिसमें लोगों का बकाया था कि इनके पास इतना टैक्स बाकी है, इनका इतना टैक्स बाकी है, इनका टैक्स, सारे रजिस्टरों में आग जो है लगा दिए, घरों को जो है ढा दिए, गिरा दिए। ठीक, तो ये सारे लोग क्या हो गए, वहाँ से भाग गए, कुछ लोग विदेश चले गए। ठीक, और फिर बाद में जब ये लुईस 16 था, तो लुईस 16 को भी जब ये हालत का पता चला, तो लुईस 16 सोचा कि जो अब मेरी बारी है, अब लोग मेरे ऊपर हमला करेंगे। तो लुईस 16 ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम ये तुम्हारी जो नेशनल असेंबली है, इस नेशनल असेंबली को हम मान्यता देते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं। बात समझ में, लीगली उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया और नेशनल असेंबली कानून बनाने में लग गई। ठीक ना, तो ये रहा आउटब्रेक। ये क्या रहा, आउटब्रेक। अब इसके बाद जो है हम जा रहे हैं बताने फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि अब कानून बन करके 2-3 साल में क्या होगा, 3 साल में तैयार हो गया। कब से बन रहा था, 89 से बन रहा था। ठीक ना, और कब जो है 89 से शुरू हुआ और 1791 में तैयार होगा। देखो 1789 में ये बनना शुरू हुआ। ठीक, कंप्लीट कब हुआ, 1791 में क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ। तब जब कंप्लीट हो गया तो इसको क्या किया जाएगा, अब इसको लागू किया जाएगा। बात समझ में आई। तो अब यहाँ से देखिए आप, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में। 1791 में जो नेशनल असेंबली थी, जो थर्ड स्टेट ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया और ड्राफ्टिंग को। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था, राजा के ताकत को कंट्रोल करना, राजा के पावर को कंट्रोल करना। ठीक, कि राजा इसी संविधान के हिसाब से चले, इसी कानून के हिसाब से जो है चले। ठीक ना, बात समझ में। तो राजा के पावर को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए कानून बन के तैयार होगा। अब राजा कानून के मुताबिक काम करेगा। ठीक ना, दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन हैंड ऑफ वन पर्सन। ये जो पावर था राजा का, वो एक हाथ में होने के बजाय, है ना, दीज पावर कंसंट्रेटेड माने एक जगह होना, एकत्रित होना। तो सारा पावर एक जगह एक आदमी के हाथ में होने के बजाय नाउ सेपरेटेड माने बढ़ गया एंड असाइन टू डिफिकल्ट इंस्टीट्यूशन। कई लोगों में उस पावर को क्या किया गया, बांट दिया गया। अब एक आदमी ऐसा नहीं कि जो कह देगा वो हो जाएगा। ये 5 आदमी 10 आदमी की टीम है, ये सारे लोग मिल करके फैसला करेंगे तब माना जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, कितने पार्ट में जो है बताइए इनका जो कानून, इनका जो राजा का पावर था वो 3 पार्ट में क्या किया गया, बांट दिया गया। ठीक ना, तो पहला पार्ट क्या था, बोलो, 3 पार्ट में। लेजिस्लेटर, कौन सा, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमारा जो सिस्टम है भारत का या जितने भी मुल्क हैं, सबका सिस्टम यही है। सरकार के 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, याद रहे। ठीक ना, लेजिस्लेटर और दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तो हमारे भी सरकार के कितने हिस्से हैं, पार्ट हैं, 3। गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट पावर कितने लोगों में आ गई, कितने इनको इंस्टीट्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सरकारी एजेंसियां हैं। ये सरकारी एजेंसियां, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। किसने जो है दिया था ये सिस्टम सबसे पहले, मॉन्टेस्क्यू जो थे वो एक थिंकर थे, एक फिलासफर थे। जैसे सॉक्रेटिस का नाम सुने हो, सुकरात का, वो भी एक थिंकर थे। ठीक, जिसने ये बताया कि सूरज नहीं घूमता है, ज़मीन घूमती है सूरज के चारों तरफ।
ठीक ना। तो वो भी तो एक फिलासफर था, एक थिंकर था, जिसने ये बुक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉ। और स्पिरिट ऑफ लॉ में उसने ये लिखा कि गवर्नमेंट का पावर 3 पार्ट में बंटा होना चाहिए, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इसको लिखे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव क्या करेगी? लेजिस्लेटिव का काम क्या है? इसका काम है कानून बनाना। इसका काम क्या है? कानून बनाना। हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव है, जो लोग जीत करके जाते हैं, जैसे अपने अपने एरिया से लोग विधायक चुनते हैं ना, एमएलए, वो जीत के जाते हैं, वो जीत करके जाते हैं तो वो कानून बनाते हैं। क्या? वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, एमएलए नाम सुने हो ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उस तरह से इनके जो मेंबर हैं वो भी एमएलए कहलाते थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या काम करती है? कानून बनाती है। और एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उस कानून को फॉलो करवाती है पब्लिक से, अपने भी फॉलो करती है और पब्लिक से भी। और जुडिशरी ये कोर्ट होती है, वो कोर्ट ये देखती है कि ये लोग काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, कोई काम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो कानून के अगेंस्ट हो। बात समझ में? तो उस वक्त की जो वो नेशनल असेंबली थी, तो नेशनल असेंबली ने भी जो कानून बनाया था, तो उस कानून में पावर को कितने पार्ट में जो है बांटा था? बोलो, कितने इंस्टीट्यूशन थे? 3 इंस्टीट्यूशन थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस क्या बन गया? जब ये कानून लागू हो गया, राजा ने दस्तखत कर दिया उस संविधान पर, और कानून जब लागू हो गया, तब राजा तो रहेगा, मोनार्की तो रहेगी, मोनार्क रहेगा, राजा रहेगा, ठीक ना। मगर वो जो मोनार्क है अब कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। तो पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जो मुंह से कह देता था वही कानून बन जाता था। अब मोनार्क किसके अकॉर्डिंग चलेगा? कानून के अकॉर्डिंग चलेगा। बात समझ में? तो अब ये जो वहाँ का अब वहाँ की एब्सोल्यूट मोनार्की किसमें बदल गई? बोलो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चलने लगा। ठीक। तो एब्सोल्यूट मोनार्की, मोनार्क किसको कहते हैं बताओ? राजा को मोनार्क। तो एब्सोल्यूट मोनार्की बिकम्स चेंज इनटू किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक। मोनार्क तो रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क को हटाने का कोई, इन्होंने जो नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें मोनार्क को नहीं हटाया, मोनार्क के पावर को लिमिट कर दिया, कम कर दिया। अब मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो एब्सोल्यूट मोनार्की चेंज इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक। तो फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक। तो दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। देखो यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता था, इसको समझ लो। देखो इस पर जरा फोकस। अब ये देखो 3 पार्ट, गवर्नमेंट का जो पावर है वो 3 पार्ट में बटा। तो गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशन हो गए। कौन कौन से? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक। तो जुडिशरी में कौन होते थे? जज होते थे। जुडिशरी क्या है? कोर्ट है ना, जैसे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक ना। तो ये जुडिशरी। तो अब देखो इसमें जो सिटीजन जो वोट देने वाले होते थे, देखो यहाँ पहले इलेक्टर चुने जाते थे। कौन? इलेक्टर। तो इलेक्टर फिर वोट दे करके नेशनल असेंबली के 700
45 मेंबर, नेशनल असेंबली के कुल कितने मेंबर होते थे? 745 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कितने? 745 745 मेंबर कुल नेशनल असेंबली में होते थे। और इन 745 को कौन चुनता था? इन 745 को कौन चुनता था? इन 745 को ये एक इलेक्टर्स बॉडी होती थी, इलेक्टोरल बॉडी। इलेक्टर्स कितने इलेक्टर्स होते थे? 50,000। 50,000 इलेक्टर्स होते थे जो 745 नेशनल असेंबली के मेंबर को क्या करते थे? चुनते थे। अच्छा, अब इनको कौन चुनता था? इनको कौन, अच्छा ये वोट दे करके 745 मेंबर चुनते थे नेशनल असेंबली के। इनको कौन चुनता था? इनको पब्लिक चुनती थी। इनको कौन चुनती थी? पब्लिक चुनती थी। ठीक है। तो इस पब्लिक में दो होते थे, एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। ठीक, एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन होते थे? पैसिव सिटीजन कौन होते थे? ठीक ना, जो सरकार को, जो हो गया एक्टिव सिटीजन वो लेते थे जो इस सिस्टम में हिस्सा लेते थे। ठीक ना, जो सरकार को टैक्स देते थे, जो इस सिस्टम में हिस्सा लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे। ठीक ना, तो वो एक्टिव सिटीजन होते थे। तो एक्टिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार था, वो एक्टिव सिटीजन इनको चुनते थे। और जो पैसिव सिटीजन थे उनको वोटिंग का राइट नहीं था। तो ये 4 मिलियन के आसपास थे। कितने थे? 4 मिलियन। 4 मिलियन। तो एक एक्टिव सिटीजन होते थे और एक पैसिव सिटीजन होते थे। जो पैसिव सिटीजन होते थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, मगर जो एक्टिव सिटीजन होते थे वो हर मामले में क्या करते थे? इंटरेस्ट लेते थे। तो एक्टिव सिटीजन ये कितने, ये करीब ये 4 मिलियन थे। 4 मिलियन। 4 मिलियन कौन थे? एक्टिव सिटीजन थे। और 3 मिलियन कौन थे? पैसिव। इनको वोट देने का राइट नहीं था। नो राइट टू वोट। इनको राइट था वोट देने का, ये सिर्फ वोट देते थे। ठीक, तो ये जो 4 मिलियन जो एक्टिव सिटीजन थे जिनको वोट देने का राइट था, वो किसको चुनते थे? इलेक्टोरल बॉडी को चुनते थे। क्या सर, ये भी तो राजा एक तरह का। हाँ, तो वो भी, हाँ, तो पूरा अधिकार नहीं ना मिला। तो यही ना गलती हो गई कि अब ये जो एक्टिव सिटीजन, ये 4 मिलियन थे, इतने ये एक्टिव सिटीजन वोट दे करके इलेक्टर्स बनाएंगे। ये इलेक्टोरल बॉडी होगी और ये इलेक्टोरल बॉडी फिर वोट दे करके नेशनल असेंबली के 745। ठीक ना। तो अब इसमें कौन वोट नहीं देते थे? इसमें जो औरतें थी वो वोट नहीं देते थे, जो बच्चे थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। और 25 साल से जो नीचे थे उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं। तो जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था वो कौन कौन थे? इसमें औरतें थीं, बच्चे थे, और 25 साल से कम के जो नौजवान थे उनको भी वोट देने का राइट नहीं था। तो वोट देने का राइट इनको था और ये वोट देते थे, ये इलेक्टर्स को चुनते थे, फिर इलेक्टर इनको चुनते थे। बात समझ में आई? तो ये जो सिस्टम था, अब ये जो
जो चुन करके जाते थे ये किसको कंट्रोल करते थे? ये किंग को कंट्रोल करते थे। कंट्रोल किंग ये किंग को क्या करते थे? मोनार्क को ये कंट्रोल करते थे। ये बात समझ में आई? इस तरह से। और ये जो पब्लिक थी, कौन सी पब्लिक? ये पब्लिक चुनती थी जुडिशरी को भी। जुडिशरी में कौन होते थे? जज जज। जुडिशरी में कौन होते थे? जुडिशरी में जज होते थे। तो जजों को कौन चुनता था? यही जजों को भी चुनते थे। नहीं सॉरी, ये ठीक ना? नहीं, यही जज को भी चुनते थे। जो एक्टिव सिटीजन है यही क्या करते थे? जज को भी चुनते थे। और अब बात समझ में आ गई इतनी? सर अब तो जज के लिए पढ़ना पड़ता है ना, वोट नहीं ना देना पड़ता। हाँ, तो अब देखो यहाँ समझ लो, पैसिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसमें औरतें थे, बच्चे थे, और कौन से? वोट देने का राइट नहीं था। जो एक्टिव सिटीजन 4 मिलियन थे, इनको वोट देने का राइट था। ये 50,000 वोटर को इलेक्टर चुनते थे। इलेक्टर 745 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये याद रखें ना। 1791 में वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन नेशनल असेंबली। अब लॉ बनाने की, कानून बनाने का पावर किसको चला गया? नेशनल असेंबली को चला गया। अब नेशनल असेंबली कानून बनाएगा। विच वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड, जिनको ये पब्लिक इनको इलेक्ट करती थी, और इलेक्टर फिर इसको इलेक्ट करते थे। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। ये इलेक्टर्स का ये ग्रुप होता था। 50,000 का एक ग्रुप होता था इलेक्टर का, जो इसको क्या करता था? चुनता था। अब खोल उनको खोल लो। हु इन टर्न चूज असेंबली। ठीक, तो ये किसको चुनते थे? 750 मेंबर को चुनते थे असेंबली के, और ये लोग असेंबली को बनाते थे। इनसे असेंबली बनती थी, नेशनल असेंबली। नॉट ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन नहीं, हाउएवर हैड द राइट टू वोट। यहाँ तुम देख रहे हो कि सभी सिटीजन को वोट देने का राइट नहीं है। ओनली मेन अबाउट 25 ईयर, 25 साल से ऊपर के जो थे वो वोट दे सकते थे। ठीक, हु पेड टैक्स इक्वल टू 3 days। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर ऑल राइट टू वोट। सभी सिटीजन को राइट वोट देने का अधिकार नहीं था। किसको वोट देने का अधिकार था बताओ? एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन में कौन आते थे? जो बूढ़े 25 साल के ऊपर रहते थे और हाँ। औरतें नहीं रहती। और दूसरा 3 दिन की जितनी मजदूरी होती है, सुनो, एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर वेज वर गिवन स्टेटस ऑफ इट। ठीक, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर वेज। एक लेबर का जितना मजदूरी 1 दिन की होती है, तो एक लेबर की 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर वो टैक्स दे रहा है सरकार को, तो उसी को वोट देने का राइट है। ये भी तो ना गड़बड़ था, ये भी तो गलत था ना। ठीक, तुम अगर सरकार को कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर, 3 दिन की मजदूरी के बराबर तुम सरकार को अगर टैक्स देते हो, तो तुमको वोट देने का राइट रहेगा, नहीं तो वोट देने का राइट नहीं रहेगा। दे वर इंटाइटल्ड टू वोट, है ना। 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर वो टैक्स पे करते हैं सरकार को, तो दे वर इंटाइटल्ड टू वोट। वोट देने के वो इंटाइटल हो जाएंगे। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। ठीक, वो आदमी जो 3 दिन की मजदूरी सरकार को देता है, उसको वो एक्टिव सिटीजन कहलाएगा, उसको वोट देने का राइट है। और जो टैक्स सरकार को नहीं देता है, उस पैसिव सिटीजन होगा, उसको वोट देने का राइट नहीं है।
टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर। अब इलेक्टर को, ये इलेक्टर है, इलेक्टर को क्वालिफाई, अब ये तो इनकी क्वालिफिकेशन हो गई कि कौन होगा एक्टिव सिटीजन जो कम से कम 3 दिन के मजदूरी के बराबर सरकार को टैक्स दे रहा हो। अब इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी इलेक्टर्स की, इलेक्टर चुने जाने की क्या क्वालिफिकेशन होगी? मेंबर ऑफ असेंबली द मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, जो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर माने इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा सरकार को क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, वो इलेक्टर्स के लिए वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। बात समझ में नहीं? इलेक्टर कौन चुना जाएगा, कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कौन इलेक्टर 50,000 में कौन लोग, जो हाई ब्रैकेट टैक्स पेयर, जो सरकार को बहुत ज़्यादा। तो यहाँ भी वही बात हो गई कि जिसके पास रुपया हो उसकी सरकार। बात समझ में आ गई ये? अब उसके बाद देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू होता है तो सबसे पहली बात क्या कि और आदमी को, और जो सिटीजन मीन्स नागरिक, समझ रहे हो, जो देश का रहने वाला है वो देश का नागरिक है। तो जितने सिटीजन और नागरिक, बात समझ में? देखो कुछ सिटीजन ऐसे भी होते हैं जो नागरिक नहीं होते हैं। बात समझ में? अब यहाँ से लोग बाहर जाते हैं अमेरिका में कमाने के लिए, ठीक ना, वो सिटीजन तो है नहीं वहाँ के, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट, उनको राइट दे दिया गया, उनको राइट दिया गया। कौन कौन सा राइट? राइट से राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का अधिकार है ना, राइट टू लाइफ, ये आपका फंडामेंटल राइट है। पैदा हो गए हैं, जिंदा रहने का राइट, कोई आपको मार नहीं सकता है जान से, हर आदमी को, सिटीजन को। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की छूट, राइट, कि आप किसी के भी अगेंस्ट, सरकार के भी अगेंस्ट आप बोल सकते हैं। सरकार गलत कर रही है तो सरकार के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं आप। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना विचार, अपना ख्याल आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे पेपर के ज़रिए या स्पीच के ज़रिए। आप अपना जो ओपिनियन, जो आपका विचार है, ख्याल है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के नज़दीक सब बराबर हैं, चाहे वो हाई टैक्स पेयर हो, चाहे लो टैक्स पेयर हो, चाहे जो टैक्स नहीं देते हों, मर्द, औरतें, बच्चे जितने हैं, सब क्या है, कौन सा लॉ? कानून के नज़दीक सब इक्वल है, सब बराबर है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, हमारे कानून में भी इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक ना। वर इस्टेब्लिश्ड एज ए नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट, इनको नेचुरल राइट कहा गया, इनको नेचुरल राइट कहा गया। एंड इनएलिएनेबल का मतलब, इनएलिएनेबल का मतलब ये है कि इस राइट को कोई छीन नहीं सकता है, ये राइट हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। जिंदा रहने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, कोई छीन नहीं सकता है। इनएलिएनेबल का मतलब कि कोई तुमसे इसको अलग नहीं कर सकता है। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, जन्म से जो है इनको ये अधिकार मिल जाता है। कौन कौन? लाइफ, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इट वाज ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये सरकार की ड्यूटी है, ये स्टेट की जो ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट। इनको क्या कहा गया? नेचुरल राइट। ये जो लॉ चारों मैंने बताया है ये नेचुरल राइट है। तो नेचुरल राइट कौन कौन से थे? इनको फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उसमें ये जो राइट थे इनको नेचुरल राइट का कहा गया। कौन कौन से? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़दीक सब
तो ये और इनको ये जो राइट हैं ये बाई बर्थ मिल जाएंगे, ठीक। जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसको ये राइट मिल जाएगा बाई बर्थ। और ये सरकार की ये जिम्मेदारी होगी, इट वाज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस राइट की हिफाजत करे, प्रोटेक्ट करे, इस राइट को कोई किसी से छीने ना, ठीक। एक मिनट रुक जाओ। टैबलेट है, देखो हाँ, ये बुक में दिया गया है, तो टैबलेट है ये क्या है? ये ला टैबलेट है। ला टैबलेट में ये क्या दिखा रहा है? ये किसका सिंबल है? ये कानून का जो सिंबल है, जो संविधान बना था, संविधान की किताब, ये देखो ये ला टैबलेट है। ये इसको ला टैबलेट कहा जाता है। इस पर ये कानून देखो लिखा हुआ, ठीक। अब इसमें जितने सिंबल हैं सबका एक क्या है? सबकी एक मीनिंग है। यहाँ एक सिंबल देखो, ये देख रहे हो, ये अभी मैं अलग से भी दिखाऊंगा। ये कई तीर है, कई छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, तीर है, उसका ये बंडल है। कई को इस तरह से मिला करके ऐसे बनाया गया, ऐसे इस तरह से ये, ठीक। ये बंडल, ये किस चीज़ का ये सिंबल है? ये नहीं, तीर का नहीं, ये पावर का सिंबल है, ये ताकत का है, मजबूती का है। देखो एक किसान वाले कहानी तुम लोग पढ़े हो कि एक किसान था, अपने इसके चारों बेटे आपस में लड़ा करते थे। देखो इधर, इसके चारों बेटे आपस में लड़ा करते थे। तो किसान ने अपने एक बेटे को बुलाया और उसको एक लकड़ी दिया, कहा इसको तोड़ दो, तो उसने पकड़ के तोड़ दिया। दूसरे बेटे को बुलाया, उसको एक लकड़ी दिया, तो तोड़ दो, उसने तोड़ दिया। फिर तीसरे को बुलाया, कहा इसको तोड़ दो, तोड़ दिया। चौथे को भी बुलाया, तोड़ दिया। उसके बाद फिर ऐसे ही चार लकड़ी को ले करके उसने एक बंडल बना दिया। अब बंडल बनाने के बाद बारी बारी से चारों को दिया कि इसको तोड़ो, तो चारों नहीं तोड़ पाए। तो उसने ये कहा कि तुम चारों अगर एक रहोगे तो तुमको कोई नहीं हरा पाएगा, कोई तुमको तोड़ नहीं पाएगा, और तुम चारों लड़ते रहोगे अकेले अकेले तो कोई भी दुश्मन आकर के तुमको क्या करेगा? तोड़ देगा। तो ये किसका सिंबल है? ये मजबूती का ये सिंबल है ये, ठीक। तो यहाँ देखो वो सिंबल यहाँ पर देखो दिखाया गया है, देखो ये सिंबल देखो इसमें, ठीक ना। ये देखो बंडल है ना, ये लकड़ियों का दिखाया गया। और ये क्या है? ये कानून की देवी है, ये कानून की देवी है ये, ठीक। और यहाँ देखो ये जो दिखाया गया है, ये फ्रांस का ये जो पहनावा था उस वक्त, उसको जो दिखाया गया। ये ब्लू कलर, ये सारे लोग औरतें खातों से ही पहन। यहाँ देखो ये एक चेन है, ये चेन दिखाया गया है, ये देख रहे हो ना। और चेन देखो, ये टूटा हुआ चेन है, ये ब्रोकन चेन है। ये चेन क्या है? ब्रोकन चेन है। देखो ये टूटा है ना, ऊपर देख रहे हो चेन का ये एक सिरा है ना, ये टूटा हुआ चेन है, ये ब्रोकन चेन। तो ब्रोकन चेन के सिंबल का मतलब ये है कि अब फ्रांस आज़ाद है। अब फ्रांस को ये राइट मिल गए, फ्रांस की जनता अब आज़ाद है, ठीक ना। और अब जो है सरकार का जो शोषण होता है, अब जनता उससे आज़ाद हो गई। तो ये जो टूटी हुई जो चैन है, ये क्या बताता है? ये फ्रीडम बताता है, आज़ादी बताता है, ठीक ना। बात समझ में आई कि ये जो गुलामी की बेड़ियाँ थी वो फ्रांस में अब टूट गई, ब्रोकन चेन ये बता रहा है, ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ एक आँख देखो दिखा रहा है, आई, यहाँ ये देखो, यहाँ आई ये दिखा रहा है। ये टेंगिल है, टेंगिल के अंदर आई है। ये टेंगिल देख रहे हो ना, हैं? ये टेंगिल के अंदर आई है। और इसके बाहर देखो रोशनी है, इसके बाहर रोशनी है, ठीक। तो ये उसको भी जो है दिखा रहा है कि अब फ्रांस, रोशनी का मतलब क्या है कि फ्रांस जो है अब गुलामी से
फ्रीडम की तरफ आ गया। ठीक ना। गुलामी को यहाँ क्या दिखाया गया, अंधेरा, और आज़ादी को क्या दिखाया गया, लाइट। बात समझ में आई। तो ये सारे सिंबल हैं। तो अभी मैं फिर बता रहा हूँ। तो हो गया ये, इट वाज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। अब देखो इस सिंबल के देखो अलग अलग देखो दिखाया गया यहाँ पर। फोकस करो इसको, देख रहे हो, ठीक हो गया। देखो ये ब्रोकन चैन है, ये ब्रोकन चैन, ठीक। तो ब्रोकन चेन वर यूज टू फेटर स्लेव्स, ठीक ना। जो गुलाम होते थे, जो स्लेव होते थे, उनको ये हथकड़ी पहनाई जाती थी, ठीक। तो अब ये हथकड़ी क्या होगी, देखो ये ब्रोकन है ना, हथकड़ी अब टूट गई। हथकड़ी टूट जाने का मतलब कि अब फ्रांस में गुलामी खत्म, अब जनता गुलाम नहीं है। उसके बाद ये देखो, ये सब बंडल देख रहे हो, ये बंडल ऑफ राड, ये राड है, ये सबका बंडल है। हमने जो अभी बताया इस तरह से ये बंडल ऑफ राड देखो दिखाया गया। वन राड कैन बी इजीली ब्रोकन, एक राड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट नॉट द इंटायर बंडल, ये पूरे बंडल को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में बल है, एकता में बल है, एकता में ताकत है। अगर तुम एक रहोगे तो मजबूत रहोगे। ये किसका सिंबल, और ये देखो आई है, ये आई विथ इन ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल के अंदर आई है। रेडिएटिंग लाइट, देखो ये लाइट रेडिएट कर रही है, लाइट बाहर निकाल रही है, निकाल रही ना। द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, ये किसका सिंबल है, ये नॉलेज का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, नॉलेज का सिंबल है, ठीक ना। तो इग्नोरेंस इज डार्कनेस, इग्नोरेंस इज डार्कनेस। अगर तुम इग्नोर हो, पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल हो, तो वो उसको यहाँ पर डार्कनेस बताया गया है। तो फ्रांस अब किधर जा रहा है, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। इग्नोरेंस से अब किधर जा रहा है, नॉलेज की तरफ जा रहा है, ठीक। तो द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, द रे ऑफ सन, देखो ये सन की रे है, ये सब देखो, देख रहे हो रे, नहीं देख रहे हो, देखो ये रे, सन ऑफ रे ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब ये जो सूरज की जो किरणें हैं, रे है, वो सारे बादल को, ऊपर बादल दिखाया गया, बादल को छटता हुआ दिखाया गया है, ठीक ना। तो सूरज जब उगता है तो बादल क्या होता है, मान लो कोहरा धुंध, ठंडी में देखे हो धुंध, जब सूरज निकलता है तो धुंध क्या होता है, गायब हो जाता है। तो सूरज को नॉलेज दिखाया गया है, सूरज की किरणों को नॉलेज दिखाया गया है, ये बात समझ में आई। और इस धुंध को क्या दिखाया गया है, इग्नोरेंस। क्लाउड को क्या दिखाया गया है, इग्नोरेंस, जाहिलियत, जहालत, इग्नोरेंस, ठीक ना। और सूरज की किरणों को क्या दिखाया गया है, नॉलेज। जब इंसान के पास नॉलेज आता है, जब इंसान पढ़ लिख लेता है, तो जहालत क्या होती है, जाहिलियत खत्म हो जाती है, ठीक। तो वही चीज दिखाया गया कि सूरज नॉलेज है और क्लाउड इग्नोरेंस है। जब सूरज निकला, मीन जब नॉलेज आया, तो इग्नोरेंस खत्म हो गया, ठीक ना। और ये देखो, ये क्या है, स्केप्टर, ये क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर का ये सिंबल है। ये इसमें देखो रॉयल पावर देखो दिखाया गया इसको यहाँ, ये देखो रॉयल पावर का सिंबल देख रहे हो। रॉयल पावर मीन सरकार जो है, जो राजा है वो भी पावर में है, उसका भी पावर नहीं है, वो मोनार्क है, मगर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। तो रॉयल पावर जो है अभी ताकतवर है। और ये क्या है, ये देखो दिखाया गया है, स्नेक दिखाया गया है, स्नेक बाइटिंग इज टेल। ये स्नेक अपने ही पूंछ को क्या कर रहा है, टेल को खा रहा है, ठीक। देखो बुजुर्ग, अपने ही पूंछ को, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये देखो
ये कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी यहाँ से चलोगे ये देखो जुड़ा हुआ पूरा, कहीं से ब्रेक है क्या ये? नहीं। जैसे ये देखो ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है, ठीक। और ये क्या होगा? ब्रेक हो गया। तो ये क्या बता रहा है? कंटिन्यूटी बता रहा है। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी की कई मीनिंग हो सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उस अपने मंजिल को पाने के लिए चलते रहिए, मुसलसल आप काम करते रहिए, रुकना नहीं है ना? रुको नहीं, झुको नहीं, ठीक। ए रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। देखो न तो इसका बिगिनिंग है न तो इसका एंड है। पूंछ देखो इसके मुंह के अंदर है, न तो बिगिनिंग है न एंड है। तो बात समझ में है क्या? अब ये देखो ये टोपी दिखाया गया है, ये है ना, ये जो फ्राइगन टोपी कैप जो दिखाया गया है, ये उस वक्त जो है जब वो गुलाम जब आज़ाद हो गए थे, ठीक, तो उस वक्त वो इस टोपी को पहनते थे। ये टोपी किस चीज़ का सिंबल था कि अब हम क्या हैं? आज़ाद, ठीक। और ये जो ब्लू वाइट रेड देखो ये जो दिखाया गया है, ये इस सिंबल में भी दिखाया गया है। इसको दिखाया गया नहीं ये तो ये किसी का सिंबल है। ये नेशनल कलर ऑफ फ्रांस है, ये फ्रांस का ये नेशनल कलर है। देखो ये ब्लू है और ये देखो रेड है, ठीक। बात समझ में आई? ये ब्लू वाइट रेड ये तीन कलर जो है ये फ्रांस का नेशनल कलर है। और ये देखो ये विंग वुमेन है, ये कानून की देवी है, ये कानून की देवी। ये पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ बता रहा है। पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ समझ रहे हो? नहीं, पर्सन माने क्या होता है? आदमी, ठीक। तो पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, ये फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। पर्सनिफिकेशन ग्रामर में पढ़ोगे, फिगर ऑफ स्पीच। किसी ऐसी चीज को जो जिंदा ना हो, बात समझ में आई? उसको उसको पर्सनिफाई करके जो है दिखाया जाना है। क्या दिखाया जाना है? पर्सनिफाई, उसको किसी इंसान बना करके दिखा दिया जाना। तो ये किसका सिंबल है? ये पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ। ऐसा कि जैसे कानून जो है इंसान की शक्ल में उतर आया है। बात समझ में? पर्सनिफिकेशन, जो जिंदा चीज नहीं है, जो पर्सन नहीं है, जो जिंदा नहीं है, उसको पर्सनिफाई कर देना, माने उसको इंसान की शक्ल में दिखा देना, उसको इंसान की शक्ल में तो ये पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ है। ये पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, ये लॉ है, ये कानून है। ये बात समझ में? कोर्ट में जो देखे हो, हमारे यहाँ कोर्ट में भी पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ है, ठीक। तराजू होगा, ठीक, और वहाँ एक मूर्ति बनी रहेगी और उसके इस पर काला पट्टा रहेगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि कानून जो है कोई भेदभाव नहीं करता है, किसी को देख करके कोई भेदभाव नहीं। पट्टा बांधने का मतलब यह है कि कानून सबकी नज़र में कानून बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ सबकी नज़र में क्या है? बराबर है। मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पट्टी जो बंधी रहती है, कानून की नज़र में सब बराबर है। और वो जो तराजू लिए रहता है, तराजू जो दिखाया गया है, वो क्या बता रहा है? इंसाफ। क्या बता रहा है? इंसाफ को जो बताता है। ये कोर्ट है, यहाँ जो भी होगा इंसाफ होगा, ठीक। तो इस तरह से ये सिंबल रहा। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रांस एवोल्यूशन मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। इसके बाद कुछ दिन के बाद अब देखो ये, फिर उसके बाद फ्रांस की मोनार्की ख़त्म हो जाती है, राजा को फांसी दे दिया जाता है, रानी को भी फांसी दे दिया जाता है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी अब रिपब्लिक में जो बदल जाती है, प्रजातंत्र, रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना हमारे यहाँ। कितने तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे
तो फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। अब मोनार्की पूरा ख़त्म हो जाती है। फिर जब फ्रांस जब रिपब्लिक बनता है तो वहाँ की पार्टी एक जैकोबियन पार्टी, वो पार्टी आती है, और जैकोबियन पार्टी का जो हेड होता है बाद में वो इतना सख्त हो जाता है कि उसकी बात जो नहीं मानता है, उसके अगेंस्ट जो जाता है उसको मरवा देता है। तो अपने ही पार्टी के लोग अगर उसकी बात से अगर सहमत नहीं हैं तो उनको भी उसने क्या करता था, मरवा देता था। बात समझ में आई? तो फिर बाद में एक रूल ऑफ टेरर पैदा हुआ, रेन ऑफ टेरर। रेन मीन्स क्या होता है? हुकूमत करना। टेरर एक आतंकी हुकूमत जो है, आतंक की हुकूमत। बात समझ में आई है ना? सभी के अंदर जो है एक आतंक, सब लोग आतंकित थे, सब लोग डरे हुए थे ये ऐसी हुकूमत से। इसके बाद वो हुकूमत फिर जो है आ गई, ठीक। अब फिर उसके बाद फिर वो भी हुकूमत गिरती है। फिर उस हुकूमत गिरने के बाद फिर धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट पूरे दुनिया को जीतना चाहता है, ठीक। तो इसमें आगे नेपोलियन बोनापार्ट का भी आएगा। तो ये अब उसके बाद जब फ्रांस जब रिपब्लिक बना तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।